हेलो गाइस। तो आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज का टॉपिक है भौतिकी से, केमिस्ट्री से है। चैप्टर नंबर 1 से है क्वेश्चन अति लघु उत्तरीय प्रश्न, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप के जितने सारे क्वेश्चन हैं वो सारे निचोड़ कर सारे क्वेश्चन को पीडीएफ के रूप में बना करके आपके सामने प्रस्तुत है। और आज हम लोग बारीकी से प्रत्येक क्वेश्चन को प्रत्येक धीरे आराम से उसको बारी बारी से देखेंगे। तो चैप्टर नंबर 1 जो है वो है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। चैप्टर नंबर 1 क्लास 10 साइंस, चैप्टर नंबर 1 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि अभिकारक क्या है। अभिकारक क्या है, पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि अभिकारक क्या है। अभी पहला क्वेश्चन यानी कि अभिकारक क्या है। अभिकारक क्या है? वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं वह अभिकारक कहलाते हैं। जैसे में जब रासायनिक अभिक्रिया होती है, जो जो पदार्थ उसमें भाग लेते हैं उस सारे पदार्थ को हम लोग अभिकारक बोलते हैं। यानी कि जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसे अभिकारक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में है उत्पाद क्या है। उत्पाद क्या है? अभिक्रिया के रूप में होने के बाद निर्मित पदार्थ उत्पाद कहलाता है। उत्पाद यानी कि अभिक्रिया हो जाने के बाद जो रिजल्ट आता है उसको बोलते हैं उत्पाद। यानी कि उसको इंग्लिश में समझे तो रिजल्ट यानी उत्पाद क्या है? अभिक्रिया के पूरा होने के बाद जब अभिक्रिया दो पदार्थ में जब अभिक्रिया करवाते हैं जो रिजल्ट आता है उसको उत्पाद कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है कि अभिकारक एवं उत्पादों के सूत्र के रूप में अभिकारकों एवं उत्पादों के सूत्रों के रूप में किस अभिक्रिया के व्यंजक को क्या नाम दिया जाता है। जैसे कि अभिकारक और उत्पाद, जब अभिकारक होता है सो और जो रिजल्ट आता है सो, वो दोनों को प्रक्रिया करवाने के लिए यानी क्या उसका क्या है प्रोसेस, तो उसको बोलते हैं रासायनिक समीकरण। क्या बोलते हैं? रासायनिक समीकरण के थ्रू से उसी के माध्यम से उसको हम लोग अभिक्रिया के रूप में नाम दिया जाता है। अभिक्रिया को व्यंजक को क्या नाम दिया जाता है? रासायनिक समीकरण। ये रासायनिक समीकरण। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा आप लोग कि आयनों के बीच अभिक्रिया को प्रदर्शित करने के लिए समीकरण को क्या कहते हैं? आयनों मतलब हो गया आयरन। यानी जब आयरन के साथ में अभिक्रिया किया जाता है तो उस समीकरण को क्या कहते हैं? आयनिक समीकरण। क्या बोलते हैं? आयनिक समीकरण यानी कि आयनों के बीच अभिक्रिया को प्रदर्शित करने वाले समीकरण को क्या कहते हैं? आयनिक समीकरण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में किसी ध्यान दीजिएगा, किसी ध्यान X के क्लोराइड यानी क्लोराइड क्या हो जाएगा यहाँ पे? Cl यानी किसी धनायन X के क्लोराइड का आणविक सूत्र क्या है? HCl है। तो X के नाइट्रेट का सूत्र क्या होगा? X के नाइट्रेट का सूत्र क्या होगा? तो क्या हो जाएगा? XNO3। क्या हो जाएगा? XNO3। क्योंकि X के साथ जब मिल रहा है क्लोराइड तो HCl हो रहा है, तो X का तो नाइट्रेट मिल जाएगा। तो नाइट्रेट का जो होता है सूत्र वो होता है NO3 होता है, तो XNO3। तो क्वेश्चन नंबर 6 ऊष्माशोषी अभिक्रिया का एक उदाहरण दीजिए। ऊष्माशोषी क्या है कि बोर्ड है कि उसका एक उदाहरण दीजिए। तो CaCO3 क्या है? यह है चूना पत्थर। क्या है? चूना पत्थर। यानी इसको जो है जब गर्म किया जाता है तो क्या बनता है? CO2 यानी कि इसको बोलते हैं बुझा हुआ चूना यानी कि CaCO3 जो है वो जो है आपका चूना पत्थर है। चूना पत्थर को जब गर्म किया था, ताप किया था, तो बनता है बुझा हुआ चूना प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो उसमें क्या होता है कि इसमें बस यही चूना जो बुझा हुआ चूना जो बना है उसको सीमेंट के रूप में भी हम लोग उसको उपयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में
ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का एक उदाहरण दीजिए। ऊष्माक्षेपी का उदाहरण दीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 का ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का एक उदाहरण दीजिए। इसका क्या है, C+CO2 ऊष्माक्षेपी यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड इसमें उदाहरण है जो है, यानी कार्बन प्लस ऑक्सीजन जो मिलाते तो क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऊष्मा, यानी कि ऊष्माक्षेपी जिसमें ऊष्मा उसको यानी कि गर्म किया जाता है प्लस ऊष्मा। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण नहीं तो C+CO2CO, इसका जो रिजल्ट आएगा CO2 प्लस ऊष्मा। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। अब बात चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। उस अभिक्रिया, क्वेश्चन नंबर 8, उस अभिक्रिया का नाम बताएं जिसमें एक पदार्थ ऑक्सीकृत होता है जबकि दूसरा अवकृत। ये है रेडॉक्स अभिक्रिया, ध्यान दीजिएगा। उस अभिक्रिया का नाम बताएं जिसमें एक पदार्थ ऑक्सीकृत यानी ऑक्सीजन को खींचता है जबकि अवकृत ऑक्सीजन को छोड़ता है, तो कौन सा हो जाएगा, रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या हो जाएगा, रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया। क्वेश्चन नंबर 9 में, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। उस अभिक्रिया का नाम बताएं जिसमें किसी पदार्थ से ऑक्सीजन निष्कासित होती है, यानी उस अभिक्रिया वह कौन सी अभिक्रिया, क्वेश्चन नंबर 9, वह कौन सी अभिक्रिया है जिसका नाम बताएं कि ऑक्सीजन निष्कासित होती है, यानी वह अभिक्रिया है अवकरण। अवकरण अभिक्रिया कराने पर क्या होता है कि ऑक्सीजन जो है वो निष्कासित यानी कि बाहर निकलती है अवकरण अभिक्रिया कराने के बाद। तो क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोल रहा है कि उस अभिक्रिया का नाम बताएं, उस अभिक्रिया का नाम बताएं जिसमें किसी पदार्थ में ऑक्सीजन जुड़ती है। उसमें पिछला क्वेश्चन में था 9 क्वेश्चन में कि ऑक्सीजन निष्कासित होती है, लेकिन 10 क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि उस अभिक्रिया का नाम बताएं जिसमें किसी पदार्थ में ऑक्सीजन जुड़ती है, वो है ऑक्सीकरण। यानी ऑक्सीकरण की अभिक्रिया जब करेंगे हम तो ऑक्सीजन उसमें ऐड हो जाएगा, जुड़ जाएगा, लेकिन अवकरण की अभिक्रिया जब कराएंगे तो ऑक्सीजन बाहर निकलेगा अवकरण की अभिक्रिया में। और क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोल रहा है कि उस अभिक्रिया का नाम बताएं जिसमें किसी पदार्थ में ऑक्सीजन जुड़ती है, यानी ऑक्सीजन उसमें जुड़ रहा है, तो वो अभिक्रिया हो जाएगा ऑक्सीकरण। क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें एक तत्व दूसरे तत्व द्वारा विस्थापित होता है। अब जहाँ विस्थापित की बात आ गई, वहाँ पे विस्थापित अभिक्रिया, यानी उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें एक तत्व दूसरे तत्व के द्वारा विस्थापित होती है, उसको बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया आप लोग पढ़े होंगे, यानी कि जिसमें विस्थापन की प्रक्रिया हो उसे बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 12 में। क्वेश्चन नंबर 12 में वीडियो को लाइक शेयर साथ में करते रहिए, और अच्छा लगे वीडियो तो लाइक भी करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। क्वेश्चन नंबर 12 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है कि कॉपर सल्फेट के विलयन का क्या होता है जब उसमें लोह धातु का एक टुकड़ा डाला जाता है। ध्यान दीजिएगा, कॉपर सल्फेट के विलयन का क्या होता है, यानी कॉपर सल्फेट CO2 के विलयन को क्या होता है जब उसमें लोह धातु को एक टुकड़ा को डाल दिया जाता है, तो इसमें क्या होता है कि कॉपर सल्फेट विलयन का नीला रंग जो होता है वो समाप्त हो जाता है, और हरा रंग यानी विलयन का रंग हल्का हरा हो जाता है, यानी कि उसका जो रंग होता है एक्चुअली जो रंग होता है नीला होता है वो समाप्त होता आता है, और जो विलयन का रंग जो है हल्का हरा हो जाता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 13वां क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13, उस अभिक्रिया का नाम बताएं जिसमें दो अभिकारक आयनों का अदला बदली करते हैं। जैसे अदला बदली की जो अभिक्रिया होती है वो द्विविस्थापन यानी कि द्विविस्थापन अभिक्रिया होती है, यानी एक लेना एक देना, दो अभिक्रिया आयनों का अदला बदली होता है, तो उसको बोलते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। क्वेश्चन नंबर चलेंगे 14 में। दैनिक जीवन में ऑक्सीकरण के प्रभाव वाली दो अभिक्रिया बताएं। हमारे दैनिक जीवन में हमने जीवन शैली जो हमारी है उसमें ऑक्सीकरण के प्रभाव वाली दो अभिक्रिया बताएं। एक पहला तो है संक्षारण, दूसरा है विकृत गंधिता। दूसरा पहला है संक्षारण,
और दूसरा है विकृत गंधिता। क्वेश्चन नंबर 15 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है कि हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन एक दूसरे से अभिक्रिया के द्वारा जल का निर्माण करती है। ये तो पता है आप लोग को कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलने के बाद क्या बनता है, जल बनता है। इस अभिक्रिया में अभिकारकों एवं उत्पादों के नाम बताएं। तो सिंपल साधारण क्वेश्चन है। फर्स्ट क्या है, हाइड्रोजन, वो अभिकारक हो गया, ऑक्सीजन भी हो गया अभिकारक, उत्पाद क्या निकला, जल निकला। यानी कि इसमें क्या क्या मिला, जो मिलता है उसको बोलते हैं अभिकारक, और जो रिजल्ट आता है उसको बोलते हैं उत्पाद। यानी कि क्या क्या मिला, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिला, यानी कि आपका H प्लस O मिला, H2 प्लस O2, H प्लस O2 तो मिला H2O। जस्ट मिनट, H बन गया क्या, H2O, H2O। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16। हमारे शरीर में भोजन के पाचन द्वारा किस प्रकार की अभिक्रिया प्रदर्शित होती है। यानी कि हमारे शरीर में भोजन के पाचन द्वारा किस प्रकार की अभिक्रिया प्रदर्शित होती है, तो वह है वियोजन। वियोजन का मतलब होता है कि शरीर में भोजन का पचना, यानी भोजन जो है वो क्या हो रहा है, पच रहा है, कम हो रहा है, यानी वियोजन अभिक्रिया, उसको बोलते हैं वियोजन अभिक्रिया। यानी कि भोजन खाते हैं तो वो भोजन क्या होता है कि धीरे धीरे पचता है, यानी कि वो कम होते जाता है, उसको बोलते हैं वियोजन अभिक्रिया। क्वेश्चन नंबर 17 में है, किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया होती है, किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया होती है जब मैग्नीशियम तार को वायु में जलाया जाता है। देखिए ध्यान दीजिएगा कि एक पूछ रहा है कि किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया होती है जब मैग्नीशियम तार को वायु में जलाया जाता है, तो वो जो अभिक्रिया होता है वो होता है संयोजन अभिक्रिया। क्या होता है, संयोजन अभिक्रिया। तो चलिए चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 18 में भोजन में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट के टूटने पर क्या मिलता है। देखिए भोजन में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट के टूटने पर क्या मिलता है, तो होता है ग्लूकोज। क्या होता है, ग्लूकोज होता है। यानी जब भोजन जो खाते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट जब अलग अलग होता है तो, और कार्बोहाइड्रेट जो हमको मिलता है वो होता है ग्लूकोज मिलता है। क्या मिलता है, ग्लूकोज। यानी ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6, कार्बन से 6, हाइड्रोजन 12, 12, ऑक्सीजन 6। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 19। NO2 धुआं किस रंग का होता है। NO2 धुआं यानी कि क्या, नाइट्रोजन का धुआं किस रंग का होता है, NO2 नाइट्रोजन जो होता है वो धुआं, उसका धुआं किस रंग का होता है, तो भूरे रंग का होता है। कैसे होता है, भूरे रंग का। इसका आंसर हो जाएगा भूरे रंग का होता है। क्वेश्चन नंबर 20 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में लोहे पर चढ़ने वाली जंग की परत किस रंग की होती है। और साथ में लोहे की जो परत होती है, जंग लगने के बाद जो परत जमता है वो भी जो होता है वो भूरे रंग का होता है। ध्यान रखिएगा उसको, वो भी जो होता है वो भूरे रंग का होता है। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या बोल रहा है कि संक्षारण के कारण, क्वेश्चन नंबर 21 संक्षारण के कारण चांदी पर चढ़ने वाली परत का रंग क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा, संक्षारण के कारण चांदी पर चढ़ने वाला परत का रंग क्या होता है। ठीक है, वो होता है काली परत। यानी कि चांदी पर जो परत चढ़ता है संक्षारण की प्रक्रिया के संक्षारण करने के कारण जो चांदी पर परत जो जमता है उसको बोलते हैं काली परत। क्या बोलते हैं, काली परत। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में देखते हैं हम लोग क्या बोल रहा है कि संक्षारण के कारण तांबे पर चढ़ने वाले परत का रंग क्या होता है, वो होता है हरी परत। यानी कि ध्यान दीजिएगा, चांदी पर जो चढ़ता है उसको बोलते हैं काली परत, और इधर तांबे पर जो चढ़ता है उसको बोलते हैं हरी परत। क्वेश्चन नंबर 23
27 क्वेश्चन नंबर 27 में बोल रहा है कि उपचयन को रोकने वाले पदार्थों को क्या कहते हैं। उपचयन को रोकने वाले पदार्थों को क्या कहते हैं, उसको कहते हैं प्रतिऑक्सीकारक। प्रतिऑक्सीकरण, इसको ध्यान रखिएगा, याद कर लीजिएगा, साथ साथ में नोट करते जाइएगा ताकि क्वेश्चन आपका छूटे नहीं। ऐसे ही प्रत्येक चैप्टर का आपको क्वेश्चन मिलेगा, सारा चैप्टर का जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में आने वाले हैं, पूरा चैप्टर का निचोड़ करके 20-22 क्वेश्चन प्रत्येक चैप्टर में आपका रहेंगे और सारे क्वेश्चन का आपका निपटारण यहाँ पे हो जाएगा और ऐसे से आप एग्ज़ाम का तैयारी भी अच्छा से कर सकते हैं, कोई प्रकार का प्रॉब्लम नहीं होगा। और क्वेश्चन सारा 100 में 100% आने वाला है। इसमें से क्वेश्चन आपका इसी के अंदर से क्वेश्चन आएगा, इससे क्वेश्चन बाहर आने का कोई चांस नहीं है। तो इसी प्रकार आप वीडियो देखते रहिए और सारे चैप्टर का आपको वीडियो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और उसको आप पढ़ते रहिएगा। क्वेश्चन चलिए चलते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर है 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोल रहा है कि चिप्स की थैली में कौन सी गैस भरी जाती है। आप ध्यान देंगे, चिप्स खाते हैं बहुत सारे, कुरकुरे हो गया, लेज़ हो गया, ये सब जो होता है इसमें नाइट्रोजन गैस भरा होता है ताकि वो जो चिप्स होते हैं अंदर का उसमें खराबी ना आए, इसलिए उसमें नाइट्रोजन गैस भरा हुआ रहता है। क्वेश्चन नंबर 25 में क्वेश्चन नंबर 25 में क्या बोल रहा है कि उपचयन और अपचयन अभिक्रिया का दूसरा नाम क्या है। वही अपचयन और उपचयन क्वेश्चन नंबर हम लोग पीछे इसके बारे में रेडॉक्स अभिक्रिया के बारे में पढ़े थे। तो उपचयन और अपचयन अभिक्रिया का दूसरा नाम क्या है, रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या है, रेडॉक्स अभिक्रिया, रेडॉक्स। क्वेश्चन नंबर 26 में कुछ समय पश्चात लौह वस्तुएं क्यों भूरे रंग की हो जाती है। कुछ समय पश्चात लोह वस्तुएं जो है भूरे रंग की क्यों हो जाती है, तो होता है संक्षारण के कारण। अभी जस्ट पीछे क्वेश्चन पढ़े थे संक्षारण, और ये संक्षारण के कारण। क्वेश्चन नंबर 27 में है, क्वेश्चन नंबर 27 में बोल रहा है कि संक्षारण का एक उदाहरण दीजिए। बस सिंपल सी है, संक्षारण के कारण लोहे में जंग लगता है तो लोहे में जंग लगना, यानी कि जो भी जंग लगता है लोहे में वो होता है संक्षारण के कारण। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या बोल रहा है, लेड, सीसा, नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड के बीच अभिक्रिया का आवश्यक समीकरण लिखें। सबसे पहले क्या बोल रहा है, लेड, नाइट्रेट यानी सीसा। तो सीसा का जो होता है मात्रा को क्या होता है, पीबी होता है, उसका जो मान होता है उसको पीबी से डिनोट करते हैं। और नाइट्रेट को NO3 और 2 NO3 2 प्लस 2 KL होता है। पोटेशियम आयोडाइड मिलने के बाद क्या बनता है, पोटेशियम आयोडाइड के मिलने के बाद बनता है पोटेशियम नाइट्रेट प्लस लेड आयोडाइड। साथ में इसको पीबी को सीसा भी बोलते हैं और इसको भी द्विविस्थापन अभिक्रिया भी इसको कहते हैं। द्विविस्थापन अभिक्रिया इसको भी कहते हैं, यानी कि ये जो अभिक्रिया होता है इसको द्विविस्थापन अभिक्रिया भी कहते हैं। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। क्वेश्चन नंबर 29, फेरस सल्फेट को गर्म करने पर इसका रंग कैसा होता है। फेरस सल्फेट को गर्म करने यानी हीट करने पर क्या होता है, गर्म करने पर इसका रंग कैसा होता है, हल्का रंग समाप्त हो जाता है। यानी फेरस सल्फेट को गर्म करने पर क्या होता है कि हल्का रंग जो है इसका हल्का समाप्त होता है, पूरा रंग समाप्त नहीं होता है लेकिन हल्का रंग वो समाप्त हो जाता है। फेरस सल्फेट को गर्म करने पर हल्का रंग समाप्त हो जाता है। अभी क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है कि फेरस सल्फेट को गर्म करने पर क्या होता है। अभी क्वेश्चन जस्ट 29 में पढ़े कि गर्म करने पर हल्का रंग इसका क्या होता है, कम हो जाता है। और क्वेश्चन नंबर 30 में है
कि फेरस सल्फेट को गर्म करने पर क्या होता है, समीकरण दे। यानी वो तो हल्का रंग तो कम हो जाता है, लेकिन इसका समीकरण मांग रहा है। यानी कि फेरस सल्फेट क्या होता है, FeSO4 फेरस सल्फेट। इसको हीट करने पर, नहीं गर्म करने पर क्या बनता है, फेरस ऑक्साइड, यानी कि FeO3 SO2 यानी वो फेरस ऑक्साइड बनता है। यानी कि फेरस सल्फेट को गर्म करने पर फेरस ऑक्साइड बनता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 चलते हैं। सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड के बीच अभिक्रिया का समीकरण लिखें। सोडियम सल्फेट यानी Na2SO4 ये है सोडियम का, और प्लस BaCl2 ये है बेरियम क्लोराइड का। तो उसको मिलकर क्या बनता है, 2NaCl प्लस BaSO4 यानी कि सोडियम क्लोराइड प्लस बेरियम सल्फेट। ये अभिक्रिया करने के बाद क्या बनता है, सोडियम क्लोराइड बेरियम सल्फेट। यानी ये अभिक्रिया का समीकरण है। इसको ध्यान से याद कर लें और लिख लें, इसको नोट कर लें। यानी कुछ नहीं करना है, इसी को पलट दीजिए। जब आपका क्वेश्चन में बोला जाएगा सोडियम सल्फेट, यानी सोडियम का याद रखिएगा Na2 और सल्फेट का SO4 प्लस BaCl2 इसको क्या करना है, Na2Cl कर दीजिए। यानी कि सोडियम के साथ में ले जाइए क्लोराइड को प्लस, और बेरियम के साथ ले जाइए सल्फेट को। ये इसका अभिक्रिया ऐसे करवा दीजिए। ठीक है, इसको ध्यान रखिए। क्वेश्चन नंबर 32 में है, द्विविस्थापित अभिक्रिया का एक उदाहरण दें। द्विविस्थापित अभिक्रिया का एक उदाहरण दें। अभी जस्ट हमने पीछे क्वेश्चन पढ़े थे सीसा वाला, PV वाला। चलिए चलते हैं पीछे हल्का। क्वेश्चन नंबर 28 में, क्वेश्चन नंबर 28 में क्या बोल रहा था कि आप इस यही उदाहरण को यहाँ पे दे सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। इसमें ज़्यादा बोल रहा है आपका द्विविस्थापन प्रक्रिया का उदाहरण दीजिए। देखिए उदाहरण दिया हुआ है ना, सेम टू सेम है ना। देखिए 28 क्वेश्चन देखिए, 28 नंबर क्वेश्चन बोला कि ये था ना, नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड के बीच अभिक्रिया का आवश्यक समीकरण लिखें 28 में। और यही क्वेश्चन फिर पूछ दिया है आपका द्विविस्थापन में। अभी आपको जस्ट हम बोले थे कि उसको द्विविस्थापन अभिक्रिया भी कहते हैं, यानी कि इसको द्विविस्थापन अभिक्रिया भी कहते हैं। वही समीकरण, वही इसका आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 क्या बोल रहा है कि Fe2O3 प्लस A2Al अभिक्रिया करके बनता है इसका Al2O3 प्लस 2Fe। एक समीकरण किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है। तो ये है विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया यानी FeO3 यानी फेरस ऑक्साइड। क्या है, फेरस ऑक्साइड। यानी Fe का मतलब फेरस हो गया, और 3 का मतलब ऑक्साइड। फेरस ऑक्साइड प्लस एल्युमिनियम, यानी फेरस ऑक्साइड प्लस एल्युमिनियम को अभिक्रिया कराने पर क्या बनता है, एल्युमिनियम ऑक्साइड प्लस फेरस। एल्युमिनियम ऑक्साइड प्लस फेरस, यह जो अभिक्रिया है वो है विस्थापन अभिक्रिया है। विस्थापन अभिक्रिया है, विस्थापन अभिक्रिया, सॉरी हल्का, विस्थापन अभिक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 34, लोह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है। लोह चूर्ण पर यानी कि लोहे की छोटे छोटे चूर्ण पे तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है। इस पर क्या प्रभाव पड़ता है कि हाइड्रोजन गैस आयरन क्लोराइड बन जाता है। जो हाइड्रोजन जो गैस होता है वो आयरन क्लोराइड बन जाता है। यानी कि लोहे के चूर्ण पर वो तो आयरन रहता है, और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उस पर डाल देने से क्या होता है, हाइड्रोजन गैस जो है वो चेंज हो जाता है, गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने पर क्या हो जाता है, हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। चलिए तब आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 में। क्वेश्चन नंबर 35 बोला संकेत किसे कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, संकेत क्या है। अभी हम लोगों ने पढ़ा ना कि Na को क्या बोलते हैं, Cl को क्या बोलते हैं, CO क्या बोलते हैं, O क्या बोलते हैं, उसी चीज़ को बोलते हैं संकेत। क्या होता है, वही होता है संकेत। यानी कि तत्वों के नाम के संक्षिप्त रूप को संकेत कहते हैं। ध्यान से याद रखिएगा, तत्वों के नाम के संक्षिप्त रूप को
संकेत कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन का H, ऑक्सीजन का O, नाइट्रोजन का N, ये जो होता है आपका संकेत होता है। क्या होता है? संकेत। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 में। क्वेश्चन नंबर 36 में सूत्र किसे कहते हैं? सूत्र किसे कहते हैं? सूत्र यानी जिसे जो सूत्र बनता है, सूत्र किसी अणु तथा यौगिक अथवा यौगिक के संरचना को प्रदर्शित करता है। सूत्र क्या होता है? कि किसी अणु और यौगिक की संरचना को प्रदर्शित करता है। ध्यान रखिएगा, इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 37 नंबर में। बोल रहा है कि सिल्वर के शोधन में सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में सिल्वर प्राप्त करने के लिए कॉपर धातु को द्वारा विस्थापित किया जाता है। इस अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया लिखें। यानी क्या बोल रहा है इसमें? ये आपका सिल्वर के शोधन में सिल्वर नाइट्रेट यानी कि AgNO3 के विलयन से सिल्वर प्राप्त करने के लिए कॉपर यानी कि कॉपर Cu को अभिक्रिया करने के बाद द्वारा विस्थापित किया जाता है। तो उसमें क्या निकलता है? तो बोलता है कॉपर नाइट्रेट प्लस सिल्वर, कॉपर नाइट्रेट प्लस सिल्वर निकलता है। इस समीकरण को याद रखिएगा, इस समीकरण को याद रखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ में बेल आइकन को दबाएं और नेक्स्ट चैप्टर जो है आपका नेक्स्ट वीडियो मिल जाएगा। चलिए आज के सेशन में धन्यवाद। थैंक यू।